और सबसे बड़ी बात यह है अदिति कि इस समय बीजेपी को अगर खुद मजबूती के साथ उतरना है तो कैंडिडेट्स का जो चुनाव है वो बड़े सजग तरीके से होना चाहिए। लेकिन जिस तरीके से विधान परिषद से सम्राट चौधरी आते हैं और इस बार विधानसभा चुनाव वो लड़ते नजर आएंगे, अगर बीजेपी के लिहाज से माने तो क्या सम्राट चौधरी एक मुख्य चेहरे के तौर पर दिखते हैं, क्या सीएम फेस के तौर पर दिखते हैं? हालांकि कहा यह जा रहा है कि नीतीश कुमार ही सीएम बनेंगे, लेकिन कोई तो है बीजेपी से, कोई तो होना चाहिए जिस पर बीजेपी भरोसा जाहिर करे। सम्राट चौधरी राजनीतिक लिहाज से बहुत पुराना चेहरा है। उनके पिताजी, उनकी अगर राजनीतिक विरासत का जिक्र करें तो वो पुरानी विरासत है। लेकिन हाँ, जाहिर तौर पे दोनों डिप्टी सीएम टिकट में आपको नजर आ रहे हैं, दाव उन पर भी है। और ऐसे में देखिए, नीतीश कुमार का अभी तक तो यही माना जा रहा था जब तक सीट डिस्ट्रीब्यूशन नहीं था कि सीएम चेहरा वो होंगे। उसकी एक सबसे बड़ी वजह ये है कि पहले भी नीतीश कुमार मुख्यमंत्री बनने के लिए कहीं भी चले जाते थे और ऐसे में ये पता है कि नीतीश कुमार अगर किसी के साथ है तो उनकी एक ही शर्त है, मुख्यमंत्री बनना। लेकिन इस पहली बार उन्होंने बीजेपी के बराबर की सीटों को चुना तो कहीं ना कहीं वो साइकोलॉजिकल डिफरेंस यहाँ पर साफ तौर पर नजर आ रहा है। अब सवाल ये है, मुझे ऐसा लगता है जो महाराष्ट्र में जो फॉर्मूला अपनाया गया कि जिसकी जितनी अच्छी स्ट्राइक रेट वही बनता, छोटे भाई की भूमिका में रह लिए थे महाराष्ट्र में और खुद मुख्यमंत्री डिप्टी सीएम बन के रहे देवेंद्र फडणवीस। लेकिन जब बीजेपी ने अच्छा प्रदर्शन किया तो उन्होंने अपनी सीट भी हासिल। ऐसे ही एक बस बात है, क्योंकि इस बार 240 केंद्र में है और जेडीयू के 9 सांसद सपोर्ट कर रहे हैं एनडीए घटक दल के लिहाज से और वो 9 सांसद इम्पोर्टेंट हो जाते हैं, तो ऐसे में नीतीश कुमार क्या बाद में उस समय मांडोली करते हैं। क्योंकि आपने देखा कि महाराष्ट्र में इतनी अच्छी जीत के बावजूद भी एक बहुत लंबा समय लग गया था मुख्यमंत्री और डिप्टी सीएम तय करने को लेकर। उसके बाद चीजें सामान्य नहीं थी। तो ऐसी स्थिति में ये बात की बात है कि कौन सा किसकी स्ट्राइक रेट होती है। लेकिन ये बात तय है कि अगर एनडीए जीतती है तो कहीं ना कहीं इस बार जेडीयू भी मान के चल रही है कि नीतीश कुमार को लेकर कुछ एंटी इनकम्बेंसी है। नीतीश कुमार के पार्टी बदलने को लेकर भी एक नाराजगी जनता में है। नीतीश कुमार की तबीयत खराब को लेकर भी जनता में एक नाराजगी है। तो ऐसे में एक फाइनेंशियल सपोर्ट, बीजेपी एक बड़ा फाइनेंशियल सपोर्ट के लिहाज से है। बीजेपी ने बड़ी बड़ी योजनाएं दी है, तो जेडीयू को भी पता है कि अगर हम चुनाव जीतेंगे तो उसमें बीजेपी का बड़ा रोल होगा। इसलिए आगे आने वाले समय में मुख्यमंत्री चेहरा कौन होता है, ये किसकी कैसी स्ट्राइक रेट है, कौन कितना अच्छा प्रदर्शन परफॉर्म करता है, उस पर डिपेंड करता है। और कोई बड़ी बात नहीं है कि महाराष्ट्र जैसी चीज वहां पर होती हुई नजर आए। एक ही टेस्ट होगा, 9 सांसद जो कि जेडीयू के हिस्से में हैं, जो कि सपोर्ट कर रहे हैं बीजेपी की सरकार को वहां पर बनाए रखने के लिए। बिल्कुल, और सपोर्टिंग फैक्टर के साथ बहुत ज़रूरी बीजेपी के लिए ये भी था थी कि धरातल के मुद्दों को समझा जाए। और जिस तरीके से जो फ्री की रेवड़ी का चलन है जो हर एक चुनाव में चलता भी है, बीजेपी ने उसे भी बहुत अच्छे से फिक्स किया है। हमने देखा कि महिलाओं के लिए जिस तरीके से बेनिफिट्स लेकर के नीतीश कुमार आए, और सबसे बड़ी बात यह है कि जॉब प्रोफाइलिंग को लेकर के बीजेपी ये बात बहुत अच्छे से जानती है कि महिलाओं पर अगर पूरी तरीके से फोकस रहेगा तो बिहार में महिलाएं हैं जो किसी भी व्यक्ति को जिताती है, किसी भी नेता को या जो भी कैंडिडेट है उनको जिताने में उनका अहम किरदार होता है, साइलेंट वोटर के तौर पर होती हैं। और इसीलिए बीजेपी ने ये पूरी कोशिश भी की है कि वाया नीतीश कुमार हो लेकिन महिलाओं के लिए हो। देखिए, बीजेपी तो बल्कि ये कोशिश कर रही है कि वाया डायरेक्ट बीजेपी हो और बीजेपी ही अच्छा प्रदर्शन करे और मुख्यमंत्री भी बीजेपी। नीतीश कुमार 2005 से लेकर आज तक अगर मुख्यमंत्री की कुर्सी पर हैं तो उसमें महिलाओं का बड़ा रोल है। ये नीतीश कुमार अपने राजनीतिक जीवन में नहीं भूल सकते। जहां जहां पर महिलाओं ने वोट किया वहां वहां पर बीजेपी या जेडीयू जीती है या बीजेपी जेडीयू का लाइन जीता है। 2005 से लेकर अब तक का ये डेटा बताता है। जहां जहां पर पुरुषों ने वोट किया है वहां आरजेडी जीती है। जब जब पुरुष पलायन से वापस लौटकर वोट करने नहीं आ पाए और वहां महिलाओं ने घर से निकलकर वोट किया है वहां वहां पर बीजेपी जीती है। और फिर नीतीश कुमार ने भी इन रिटर्न गुलाबी साइकिल, शराबबंदी से लेकर तमाम चीजें की है। ये बात अलग है कि अब कुछ महिलाओं का ये मानना है कि जो शराब 100 रुपए में मिलती थी, शराबबंदी के चलते 300 रुपए में मिल रही। जी अदिति, आपका फोन डिस्कनेक्ट हो गया है। लेकिन फिलहाल देखिए, बिहार में जो चुनाव प्रक्रिया है उसकी शुरुआत होने वाली है और उससे पहले अलग अलग समीकरण को फिट किया जा रहा है। पॉलिटिकल पार्टीज इसमें जुड़ी हुई है और जो एक नया पॉलिटिकल पार्टी इस बेस में जुड़ रहा है वो है प्रशांत किशोर का। लेकिन पीके
कितना डेंट करेंगे और कितना बेनिफिट लेकर के जाएंगे, ये आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन संभावना इस बात को लेकर के जाहिर की जा रही है कि प्रशांत किशोर बिहार में पॉलिटिकल पार्टीज के लिए वोट कटवा साबित होंगे। और अगर वोट कटवा साबित होते हैं तो डेंट किसको लगेगा? क्योंकि जिस तरीके से अलग अलग मुद्दे, चाहे वो भ्रष्टाचार के मुद्दे हो, चाहे बेरोजगारी एक मुद्दा हो, पलायन एक मुद्दा हो, इसके साथ ही सेफ्टी सिक्योरिटी मुद्दा हो, इससे बखूबी पीके उठाते हुए नजर आ रहे हैं। और शायद यही वजह है कि बीजेपी अपने कैंडिडेट्स पर फोकस कर रही थी। जमीनी हकीकत क्या है, ऑन ग्राउंड क्या है, ये बीजेपी तय करने की कोशिश कर रही थी।